हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज रिमेनिंग पार्ट जेनेटिक सेकंड यूनिट का अपन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट जो वीडियो था अपन ने उसमें बात की थी जेनेटिक कंडीशन इन अफेक्टिंग डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, जिसमें जेनेटिक इन्फ्यूजन आ गया, पेरेंटल इन्फ्यूजन आ गया, जेनेटिक कंडीशंस आ गई एवं कॉन्sanguinity आ गई, एट्रोपी आ गई, पेरेंटल न्यूट्रिशन आ गया, फूड एलर्जी आ गई, मैटरनल एज आ गई एवं में मैटरनल ड्रग्स थेरेपी, ये अपन ने मतलब पढ़ा था इसमें। अब इसमें रिमेनिंग पार्ट कौन कौन से रह गया कि पेरेंटल टेस्टिंग इन डायग्नोसिस है ना, फिर इनफर्टिलिटी, फिर हमें स्पॉन्टेनियस एब्रीवेशन, फिर इसके साथ साथ डाउन सिंड्रोम। तो ये चार टॉपिक रह गए। तो इन चार टॉपिक को आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग डायग्नोसिस, इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ना, तो उसमें कोई एबनॉर्मलिटी, डिसफंक्शनिंग या कोई भी जेनेटिक मटेरियल जिसमें डीएनए या क्रोमोसोम, उनमें किसी में भी एबनॉर्मलिटीज हो जाए या फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज हो जाए, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं ना, उन्हें बोलते हैं पेरेंटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस। इसमें मेनली दो टेस्ट रहते हैं, एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है और एक डायग्नोसिस टेस्ट रहता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में अपन उन एबनॉर्मलिटी का पता लगाते हैं कि ये एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है ना। उसमें कंफर्मेशन नहीं होता, मतलब ऐसे मतलब होता है कि हाँ ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे क्रोमोसोमल हो गया, जिसमें क्या नाम डाउन सिंड्रोम है ना। फिर हमें डायग्नोसिस टेस्ट में अपन उस जो एबनॉर्मलिटीज है ना, उसका कंफर्मेशन पूरी तरीके से कंफर्म कर लेते हैं कि ये एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब पूरा कंफर्मेशन आ जाता है उसमें। तो मतलब मेनली दो दो अपन दो डायग्नोसिस टेस्ट कराते हैं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं, एक डायग्नोसिस टेस्ट कराते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में बस उस एबनॉर्मलिटी का पता किया जाता है, कंफर्मेशन नहीं किया जाता। फिर हम स्क्रीनिंग टेस्ट में उस जो भी एबनॉर्मलिटीज है उसका पता हो जाता है, कंफर्म हो जाता है वो। फिर इसके बाद में इसमें कॉमन टेस्ट कौन कौन से रहते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड रहता है ना, कोई भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही बच्चे की, किसकी उसकी मतलब डिसफंक्शनिंग या कुछ भी क्या नाम है उसके शरीर कोई बॉडी पार्ट में एबनॉर्मलिटीज हो जाए या उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो, तो उसके बारे में मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए 3D मॉडल से उसमें अल्ट्रासाउंड से अपन पता कर सकते हैं। फिर वहाँ ब्लड टेस्ट से अपन उस बच्चे की जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई, कुछ मतलब ब्लड रेगुलेशन या कुछ मतलब ब्लड में कमी या कुछ भी न्यूट्रिशन या कुछ भी डिसफंक्शनिंग एबनॉर्मलिटीज हुई या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हुआ, तो उससे अपन उस ब्लड के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर इसका काम आता है एमनियोसेंटिक फ्लूइड टेस्ट, जिसमें जो भी बच्चा फीटस के अंदर डेवलपमेंट करता है तो उसमें एमनियोसेंटिक फ्लूइड रहता है। तो उस फ्लूइड से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है कि नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं है, या कुछ मेटाबॉलिक मतलब डिसऑर्डर है कि नहीं। तो इस ये एमनियोसेंटिक फ्लूइड रहता है, उसे अपन आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। फिर क्रोमोसोमल वेरिएबल सैम्पलिंग, वो उसमें क्या नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का अर्ली स्टेज में अपन टेस्टिंग डायग्नोसिस कर लेते हैं। फिर हमें नॉन विजुअल पेरेंटल टेस्टिंग, इसमें कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो जो मदर से या पेरेंट्स से जो भी ट्रांसफ्यूजन हो, अब ये जेनेटिक टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस करवा रहे हैं तो इसका पर्पज क्या है, इसका मोटिव क्या है, ये अपन क्यों क्यों करवानी चाहिए। कोई भी मतलब जो जेनेटिक क्या नाम है बच्चा अपन के फीटस में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो उसमें कुछ डिसफंक्शनिंग एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट है कि नहीं है, तो अपन अर्ली स्टेज में उसको अगर आइडेंटिटी मतलब अगर जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या एक्सेट्रा और जेनेटिक मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको अर्ली स्टेज में अपन उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद में उसका जो ट्रीटमेंट हो सके ना, उस ट्रीटमेंट को अपन करवाएंगे कि इसका ये ट्रीटमेंट हो सकता है ना। तो अर्ली स्टेज में अपन को जो भी जेनेटिक जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी एबनॉर्मलिटीज है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन को ये टेस्ट कराना चाहिए। परंतु मतलब इसका मिस यूज भी किया गया था, मतलब कुछ टाइम जो मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब एमनियोसेंटिक फ्लूइड रहता है, उसमें ऐसे क्रोमोसोमल के थ्रू पता चल जाता है कि ये जो बेबी है, न्यू बोर्न बेबी मेल है कि फीमेल है। तो मतलब जैसे गांव में रूढ़िवादी मतलब परंपरा रहती है कि अपने तो मतलब लड़का ही होना चाहिए, लड़के को ही जन्म देना चाहिए है ना। तो इस वजह से जो मतलब उस फ्लूइड को है ना टेस्ट मतलब इसका गलत उपयोग कर लिया गया था कि जो भी मतलब लड़कियां रहती थी मतलब न्यू बोर्न पता चल जाता कि ये लड़की को जन्म देगी है ना, तो उसे मतलब गर्भ में ही मार दिया जाता था। तो इसका मिस यूज किया गया था है ना। तो ये इस वजह से मतलब बैन है। तो मतलब इसका मतलब ऐसे बैन है, मतलब जो भी डायग्नोसिस करवाते हैं ना, तो ये मतलब प्राइवेट रहता है, ऐसे मतलब सभी को नहीं बताया जा सकता कि अपन इसका लिंग जो भी है ना उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये मतलब ये टेस्ट नहीं करवाए जाते। ये जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, इसके साथ मेटाबॉलिक या कुछ एबनॉर्मलिटीज फंक्शन है, इसके लिए ये काम में लिए जाते हैं। कोई भी लिंग आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट नहीं किए जाते। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। इनफर्टिलिटी मतलब कोई भी जो भी
12th मतलब 12 महीने या 1 साल है ना, या इससे ज़्यादा सेक्सुअली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद में भी मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म नहीं दे पाए, जो पेरेंट्स है ना, मेल एंड फीमेल, सेक्सुअली इंटरकोर्स के बाद रेगुलरली सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी अपने एक न्यू बॉर्न को जन्म नहीं दे पा रहे हैं ना, तो उसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब ये फीमेल में ही होता है, कि फीमेल में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी बॉडी में कुछ भी डिसफंक्शनिंग है, तो वो इस वजह से हो रहा है। ये मेल में, वो सॉरी फीमेल में नहीं, ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, कि मतलब मेल में या फीमेल की दोनों इसमें कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज हो सकती है दोनों में ही, एक में नहीं। या तो मेल में हो जाएगी या फीमेल में हो जाएगी या दोनों में हो जाएगी, मेल फीमेल। अगर दोनों ही मतलब एक मतलब मेल और फीमेल मतलब शारीरिक रूप से मतलब अच्छे हैं, मतलब जो भी मतलब फंक्शनिंग है ना उनकी प्रॉपर है, तो वो एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म दे सकते हैं, तो वो इनफर्टिलिटी में नहीं आता। इनफर्टिलिटी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज रहेगी, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना उसमें कुछ ना कुछ क्या रहेगी, एबनॉर्मलिटीज रहेगी, तो उसकी वजह से वो एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म नहीं दे पाते हैं। तो इसमें क्या नाम है, इनफर्टिलिटी कितने टाइप्स की रहती है? इनफर्टिलिटी मेनली दो टाइप की रहती है, एक तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में कोई भी जो क्या नाम है पेरेंट्स है जिसमें मेल एंड फीमेल है, तो उसके बाद जो बॉडी है ना उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी जो जन्म से है ना, उसके जन्म से ही कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज रहती है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, है ना। उसके जन्म जो बर्थ है ना उससे पहले से ही मतलब जो फीटस डेवलप जो मतलब वो छोटी थी ना, तब से उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज है। तो ये जो बर्थ है ना उससे रिलेटेड पढ़ाई में, तो इसका मतलब क्या नाम है, इसका मतलब ट्रीटमेंट बहुत रेयर है। फिर हम इसके बाद आते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में जो भी मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो अच्छे से काम कर रहे हैं, परंतु उसमें कुछ डिसफंक्शनिंग हो गई, जैसे क्या नाम है ओव्यूलेशन नहीं हो रहा प्रॉपर, या मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा, या कुछ और एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, तो ये सेकंड। तो अपन इसके बारे में बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी के क्या क्या कोज है, कि मेल में अलग होते हैं फीमेल में अलग होते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फीमेल में क्या कोज है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। मेल वो सॉरी फीमेल में ना, फीमेल में ओव्यूलेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा, या क्या नाम है फैलोपियन ट्यूब है ना वो ब्लॉकेज है, या फिर वह एंडोमेट्रियम है ना उसकी मतलब प्रॉपर थिकनिंग नहीं हो पा रही है, या वह क्या नाम है जो यूट्रस है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज हो जाए, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, या वहाँ में कुछ एज रिलेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, या कुछ स्ट्रेस हो सकता है। तो ये सभी कारण की वजह से एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, उसकी वजह से क्या नाम इनफर्टिलिटी हो सकती है ना। तो ये मेनली फीमेल करते हैं कि मेल में क्या क्या है ना, कि मेल में इनफर्टिलिटी के क्या क्या फैक्टर है इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। तो मेल में सबसे पहले होता है कि लो स्पर्म काउंट हो सकता है, जो स्पर्म है ना उनकी संख्या कम हो सकती है, या पुअर स्पर्म बिल्कुल ही कम स्पर्म होते हैं ना, तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्या मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी, इसकी वजह से क्या एबनॉर्मलिटीज आ सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर इसके बाद में हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, कि एफएसएच हुआ एंड्रोजन हुआ उनकी वजह से, है ना। तो इनकी वजह से हो सकता है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। फिर वहाँ इसके साथ साथ जो एल्कोहल हुआ, या डेली लाइफ रूटीन हुई, या एक्सरसाइज हुई, या स्मोकिंग हुई, या ड्रग्स हुई, तो उनकी वजह से भी क्या हो इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर इसमें क्या क्या डायग्नोसिस रहते हैं इनफर्टिलिटी, अपन उसे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या डायग्नोसिस करवा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट में अपन को पता चल जाएगा जो ब्लड में हार्मोन्स लेवल रहते हैं उनके बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हार्मोनल टेस्ट रहते हैं उन्हें करा सकते हैं अपन, है ना। फिर हम क्या नाम है इसमें स्पर्म एनालिसिस करा सकते हैं, कि स्पर्म की काउंट संख्या क्या है उसके बारे में पता कर सकते हैं। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अपनी बॉडी मतलब जो मेल है या फीमेल है उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो उसको जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं, उसका डायग्नोसिस करा सकते हैं, उसका स्क्रीनिंग करा सकते हैं। फिर हमें क्या नाम है ये पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जो भी कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें एबनॉर्मलिटीज रहेगी, वो 3D मतलब जो रेडिएशन से अपन पता चल जाएगी ये एबनॉर्मल। तो ये थे क्या नाम है इनके डायग्नोसिस, अपने ये डायग्नोसिस। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका क्या क्या ट्रीटमेंट करा सकते हैं अपन, जो भी इनफर्टिलिटी हो रही है तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होगा ना। तो सबसे पहले कोई भी जैसे अपन मेडिसिन के थ्रू अपन उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। मेडिसिन दे के हो सकता है, या कुछ क्या नाम है सर्जरी के द्वारा, कुछ एबनॉर्मलिटीज है तो उसे सर्जरी के द्वारा वो कर सकते हैं। फिर हमें क्या नाम है अपन जो डेली लाइफ रूटीन है एक्सरसाइज, है ना, तो उसको चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल है ना उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या अपना वेट ज़्यादा हो सकता है ना, अपनी डाइट पे अपन कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। क्या नाम है एक बैलेंस डाइट, है ना। मेंटली अपन को क्या नाम है शांत रहना है, स्ट्रेस स्ट्रेस अपन को नहीं लेना, है ना। फिर बाद में क्या नाम है आईवीएफ आ सकता है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें जो स्पर्म रहते हैं ना जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसमें, तो उसमें फिर वहाँ में
स्पर्मेटोजेनेसिस करा के फिर वहाँ उसमें फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है ना। या सेरीगेटिव मदर सुना आपने, मतलब जो जो किराए की माँ रहती है तो वो करवा सकते हैं। तो ये आपके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। फिर इसमें नर्स का क्या क्या रोल रहेगा, इनफर्टिलिटी है तो उसमें नर्स का भी रोल रहता है। उसे मतलब जो पेशेंट जो पेरेंट्स है ना, जो मेल एंड फीमेल में इनफर्टिलिटी हो रही है, कुछ भी एबनॉर्मलिटीज फंक्शनिंग हो रही है, तो उसे मतलब उन्हें क्या करना, एजुकेट करना, उनको बताना कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है पर इसको ट्रीटमेंट करा सकते हैं। फिर वो उसका उसका ट्रीटमेंट अपन को मतलब जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो बताएगी नर्स उसको, उनको जो मेल है फिर फीमेल है। फिर वो हमें क्या नाम है, उन्हें अवेयरनेस रखेगी, उन्हें क्या नाम है असिस्ट करेगी, उन्हें मॉनिटरिंग करेगी और जितने भी हेल्प कर सकें वो उनकी हेल्प करेगी। जो लाइफ स्टाइल्स हैं उन्हें बताएगी, है ना। तो जो भी एबनॉर्मलिटीज़ है उन्हें मतलब क्या करेगी, बताने का काम करते हैं। कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है ना, जिसमें नेचुरल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है 20 वीक्स के अंदर। जो भी कुछ भी एबनॉर्मलिटीज़ है जिसमें क्या नाम है, जो भी गर्भ से रिलेटिव हुआ है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकता है जिसमें स्ट्रेस हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है ना, तो उनकी वजह से जो नेचुरली जो मतलब बेबी कंज्यूम मतलब प्रेग्नेंट अपने फीटस के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो नेचुरली तरीके से कुछ भी कोज हो सकता है। उसे क्या नाम है, डेथ हो जाना या उसकी मतलब कुछ भी हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एबॉर्शन बोलते हैं। ये मेन मतलब जो एबॉर्शन रहता है वो क्या नाम है 20 वीक के अंदर ही हो जाता है, मतलब 20 वीक से पहले या 20 वीक तक हो जाता है। जिसमें क्या है जो भी मतलब क्या नाम जो न्यू बॉर्न बेबी रहता है उसका क्या नाम है वेजाइनल के थ्रू या जेनेटिक डिसऑर्डर्स के थ्रू या कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ या क्या टेम्परेचर हुआ, बॉडी टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर हुआ या कुछ भी मतलब इनका डाइट हुई है ना, तो इनकी वजह से कुछ भी मतलब जो बच्चा है ना वो नेचुरल तरीके से क्या हो जाता है, मर जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, एबॉर्शन बोलते हैं। तो एबॉर्शन स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है ना, तो उसके कितने टाइप रहते हैं ना, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कि थ्रेडेंट एबॉर्शन के। थ्रेडेंट एबॉर्शन क्या रहता है, जिसमें वेजाइनल है ना, वेजाइना के अंदर है ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ब्लीडिंग होने के कारण जो भी मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी डेवलपमेंट हो रहा है ना यूट्रस में, है ना, तो उसकी डेथ हो जाती है ना ब्लीडिंग के कारण, है ना। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि इनने वाइटल एबनॉर्मलिटीज क्या रहती है, जिसमें क्या नाम है सर्विक्स है ना, उसमें अनकंट्रोल ब्लीडिंग चालू हो जाती है ना। जो सर्विक्स है ना उसमें क्या नाम ब्लीडिंग स्टार्ट हो, उसमें क्या नाम था, उसमें वेजाइना के अंदर हो जाती है, इसमें जो सर्विक्स है ना उसके अंदर क्या नाम है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो स्टॉप भी नहीं हो पाते, जिसके कारण जो डेवलपमेंट फीटस है जो बच्चा है तो उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो हमें इनकम्प्लीट एबॉर्शन रहता है, जिसमें जो न्यू बॉर्न बेबी रहता है पूरी तरीके से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उससे पहले क्या हो जाती है उसकी डेथ हो जाती है ना। कुछ भी रैपिडली प्रोसेस है ना, तो इसकी वजह से वो मर जाता है, तो इसे क्या नाम बोलते हैं, इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोलते हैं। कंप्लीट एबॉर्शन जिसमें जो आल प्रेगनेंसी टिश्यू है ना, जो बच्चे का है ना जो टिश्यू क्या नाम है ऑर्गन्स वो प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट हो जाता है ना। तो उसमें क्या नाम ब्लीडिंग की वजह से क्या नाम है उसमें उसकी डेथ हो जाती है। फिर हम मिस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। फिर हम इसमें कोई भी साइन एंड सिम्टम मतलब प्रेजेंट नहीं रहते उसके अंदर, जो यूट्रस है उसके अंदर फीटस है ना जो भी बच्चे, तो वो इसी के अंदर मर जाता है। फिर हम स्टैटिक एबॉर्शन बोलते हैं। फिर स्टैटिक जो भी जो फ्लूइड है ना फीटस है जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन्फेक्शन की वजह से उस जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये थे कितने टाइप के है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या नाम है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है ना, उसके कितने क्या कोज हो सकते हैं, क्या क्या कोज हो सकते हैं, है ना। कुछ जैसे अपन क्रोमोसोमल क्या नाम एबनॉर्मलिटीज जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ है ना, उसमें कुछ क्रोमोसोमल परिवर्तन आ गए, ये बढ़ गया या कुछ कमी हो गई, या क्रोमोसोम्स की साइज जो नंबर स्ट्रक्चर है ना उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज आ गई है ना, तो इसकी वजह से क्या नाम है ये एबॉर्शन हो सकता है। फिर हमें क्या नाम है इन्फेक्शन हो सकता है, मैटरनल इन्फेक्शन जो जो बच्चा प्रेग्नेंट है मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें, तो उसमें कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। हार्मोनल चेंज हो सकता है, हार्मोनल में चेंज मतलब दोनों हो सकते हैं, एक तो मदर का हो सकता है एक फीटस का हो सकता है, तो दोनों के चेंज की वजह से हो सकता है। फिर वो हमें अनकंट्रोल डायबिटीज डायबिटीज में लाइटनेस की वजह से भी हो सकता है ये। फिर वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, ट्रोमा की वजह से हो सकता है या इंजरी की वजह से हो सकता है, या फिर लाइफ स्टाइल भी आ जाते हैं जिसमें स्मोकिंग हुआ, ड्रग्स हुआ, है ना, अल्कोहल हुआ, तो इनका कंज्यूम मतलब अपन यूज़ करते हैं, तो ये जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर देता है, जिसके कारण एबॉर्शन हो सकता है। तो ये थे स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के क्या नाम कोज है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है उसके क्या क्या डायग्नोसिस करवा सकते हैं, कि मतलब जो क्या अपन डायग्नोसिस पे पता कर सकते हैं कि मतलब जो
जो बच्चा डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, जिसमें सबसे पहले आता है अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं अपन, है ना। अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट में करा सकते हैं, है ना। फिर हमें इसके साथ साथ जो हार्मोनल टेस्ट है वो करा सकते हैं। फिर हमें कुछ भी अगर ज़्यादा अपन को अच्छी तरीके से तो एमआरआई भी करा सकते हैं ना। तो ये क्या है ना, डायग्नोसिस है इसके जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है ना उसके। फिर इसके बाद बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या करा सकते हैं। मैनेजमेंट में अपन मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं और सर्जिकल मैनेजमेंट, जो मतलब अपन को मतलब बेनिफिट्स है। तो ये थे मैनेजमेंट पे। इसके बाद में नर्स के क्या क्या रोल रहेंगे। नर्स का वही है कि जो भी मतलब बच्चा है वो प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, तो मतलब वो नर्स उसको, जो पेरेंट्स है उसकी मदर है, तो उसको बताएगी कि अपन ये टेस्ट डायग्नोसिस टेस्ट करा सकते हैं और ये ट्रीटमेंट है ना। उसके वो क्या नाम है, उसके वाइटल्स है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो वाइटल्स हैं उन्हें चेकआउट करेगी, मॉनिटरिंग करेगी रेगुलरली, है ना। उसको इमोशनली एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेगी, एजुकेट करेगी, है ना। उसकी प्रेगनेंसी प्लानिंग है ना उसको बताएगी अपन को ये बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। या फिर हमें डाइट डेली लाइफ जो लाइफ चेंज के बारे में बताएगी कि स्मोकिंग क्या नाम है, ड्रग्स या अदर जो भी है सकता है तो उनका यूज़ ना करें, है ना। और जो मतलब जो भी गाइड करेगी, अवेयरनेस रखेगी, है ना। तो ये सारी मतलब नर्स उसको क्या बताएगी कि अवेयरनेस बताएगी, है ना। ये स्पॉन्टेन एब्रीविएशन से अपन इसको बचाया जा सकता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि क्या नाम है, डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम जो जेनेटिक्स में है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब काम की चीज़ है ये डाउन डाउन सिंड्रोम, क्योंकि एग्जाम में आता ही रहता है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है ना। डाउन सिंड्रोम है ना, जो क्रोमोसोम 21वां क्रोमोसोम रहता है ना अपने, मतलब अपने बॉडी में कितने क्रोमोसोम रहते हैं, 46 क्रोमोसोम रहते हैं, है ना। जिसमें दो क्रोमोसोम है ना लिंक क्रोमोसोम रहता है सेक्स, जिसमें एक्स वाई रहता है, एक्स एक्स रहता है ना। तो मतलब जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम रहता है पेयर में रहते हैं ना, पेयर में 22 पेयर रहते हैं और एक पेयर लिंक क्रोमोसोम कहलाता है ना। जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम रहता है ना उसमें क्या नाम है, एक्स्ट्रा कॉपी, है ना। उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है ना। जैसे कोई भी क्रोमोसोम रहता है उसको दो पेयर में रहता है, जोड़े में रहता है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट डेवलपमेंट हो जाता है, एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। मतलब जो क्रोमोसोम नंबर 21 की है ना एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, सीधी बात ये है कि जो 21वां नंबर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बन जाता है ना, फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से अपनी बॉडी में जो भी मतलब बच्चा है जो भी इसमें एक्स क्रोमोसोम, वो सॉरी क्या नाम 21वां नंबर क्रोमोसोम है वो ज़्यादा है, तो उसमें कुछ फंक्शनिंग एबनॉर्मलिटीज उसकी मतलब बॉडी में या कुछ भी चेंजेस आ जाएंगे, है ना। तो उसे बोलता है डाउन सिंड्रोम। मतलब डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की 21वें क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी हो जाएगी उसकी वजह से, मतलब ट्रायोसोमी हो जाती है। एंड ट्रायोसोमी मतलब ट्राई मतलब तीन, है ना। सोमी मतलब क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो जाना, है ना। जिसमें डेवलपमेंट हो सकता है, फिजिकल वो एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, इंटेलिजेंसी हो सकती है, क्या नाम है, और क्या नाम है, डेवलपमेंट डिलेशन हो सकता है ना। तो ये मतलब कुछ एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। फिर इसके बाद बात करते हैं इसके कोज, क्या कोज है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो गया डाउन सिंड्रोम में, कोज क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्यों फॉर्मेशन हो रहा है ना। इसका मेनली क्या नाम है, तीन क्या नाम है कोज है ना। तो सबसे पहला है जो ट्रॉमा, मतलब जो 95% रहता है, जो जो 21वां क्रोमोसोम है वो एवरी सेल्स, जो जो बेबी है जो कुछ भी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, जो न्यू बॉर्न बेबी, उसकी एक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21वां फॉर्मेशन होगा। तो वो एक सेल सेल डिवीजन करेगी, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, बस चलता रहेगा ना। तो वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हर सेल्स में क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। कि मतलब क्या नाम है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21वां फॉर्मेशन हुआ ना वो प्रत्येक सेल में, जो बॉडी मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है इस, तो प्रत्येक सेल में वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहेगा, है ना। एक्स्ट्रा कॉपी हो जाएगी, इसकी वजह से हो सकता है। फिर वहाँ दूसरा आता है कि मतलब क्या नाम है कि जो 21वां क्रोमोसोम है ना उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट क्या नाम है फॉर्मेशन हो जाए, है ना। एक्स्ट्रा पार्ट है ना जो 21वें नंबर क्रोमोसोम है उसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट फॉर्मेशन हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है। मतलब वो 4% रहता है ना। फिर वहाँ इसके बाद हम बात करते हैं जो 1% रहता है ना। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21वां है ना, जो मतलब कुछ सेल्स रहती है ना उसी में फॉर्मेशन रहता है। पहले में क्या था कि पूरी जो बॉडी सेल्स है ना उन सभी सेल्स में 21वें नंबर का क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। फिर दूसरा है कि मतलब जो जो 21वें नंबर क्रोमोसोम है ना उसमें एक्स्ट्रा क्या नाम है पार्ट फॉर्मेशन होगा, एक्स्ट्रा पार्ट ही है ना, पूरा मतलब नहीं हो। फिर वहाँ तीसरा है कि मतलब कुछ सेल्स है ना उन्हीं में क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा, पूरी बॉडी की सेल्स में फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। तो ये थे कुछ। फिर वहाँ इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, हाँ क्या नाम है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, या जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, या क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज हो सकती है ना। तो इनकी वजह से हो सकता है। फिर वहाँ में क्लिनिकल फंक्शनिंग क्या क्या आएगी, जो डाउन सिंड्रोम रहेगा ना उसमें क्लिनिकल क्या नाम है, क्या क्या फीचर्स रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकली क्या क्या फंक्शनिंग एबनॉर्मलिटीज आएगी, है ना। वो क्या नाम है उसकी, हाँ मतलब क्या नाम उसका सिर है ना, सिर
जो मतलब जो छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा, है ना, उसकी नाक छोटी रहेगी, है ना, उसकी मसल्स प्रॉपर क्या नाम डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, है ना, और छोटे-छोटे हाथ रहेंगे, है ना, तो ये चीज़ें मतलब फिज़िकली अपन को दिखेगी, मतलब छोटी नाक, छोटी गर्दन, छोटा सिर, क्या नाम है, कलाइयाँ या हाथ, उँगलियाँ छोटी-छोटी रहेगी, है ना, शॉर्टनेस रहेगी। उसके बाद बात करते हैं कि कॉन्जेनाइटल जो फंक्शनिंग एब्नॉर्मलिटीज़ रहेगी, डाउन सिंड्रोम में है ना, क्या-क्या कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ हो सकती है ना, उसके क्या नाम है डेवलपमेंट है हुआ, वो डिले हो जाएगा, मतलब बहुत ही धीरे-धीरे डेवलपमेंट होगा, है ना, एवं उसकी जो स्पीकिंग मतलब स्पीकिंग बोलने की, जानने की, है ना, वो बहुत ही डिले होगी, मतलब जो बोलना प्रॉपर रूप से वो अच्छे तरीके से क्लियर बोल नहीं पाएगा, है ना, लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी आएगी, है ना, तो ये कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ है। फिर हेल्थ रिलेटेड क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, उसके सुनने की और देखने की मतलब दोनों क्या नाम है प्रॉब्लम्स आएगी, उसको सुनने में प्रॉब्लम आएगी, उसको देखने में प्रॉब्लम आएगी। एवं हमें उसमें थायराइड रिलेटिव जो भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एवं उसके क्या नाम है जो भी क्या नाम है ब्लड सेल्स में कैंसर, जो डब्ल्यूबीसी में कैंसर होता है ना, ल्यूकेमिया, तो वो हो सकता है। तो ये हेल्थ रिलेटिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसका क्या-क्या डायग्नोसिस करवा सकते हैं कि क्या नाम है जो अब अपन क्या नाम है डाउन सिंड्रोम हो रहा है, उसका क्या-क्या डायग्नोसिस करवा सकते हैं, है ना? तो सबसे पहला पता आता है कि मतलब उसकी पैरेंटल टेस्टिंग करा सकते हैं। पैरेंटल टेस्टिंग में अभी पढ़ा था कि 2 टेस्ट है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट और एक डायग्नोसिस टेस्ट। स्क्रीनिंग में उसमें जो वो है ना, उसके क्या नाम है ऐसे एब्नॉर्मलिटीज़ का पता किया जाएगा, है ना? फिर बाद में डायग्नोसिस टेस्ट में उसका कन्फर्मेशन किया जाएगा, है ना? उसमें क्या नाम एमनियोसेंटिक फ्लूइड है, जो भी है ना, उसके द्वारा अपने उसको क्लियर मतलब प्रॉपर उसे आइडेंटिफ़ाई करके क्लियर कर देंगे कि ये एब्नॉर्मलिटी प्रेज़ेंट है कि नहीं है, डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। फिर इसके पोस्टनेस्टल क्या नाम डायग्नोसिस करवा सकते हैं, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, है ना, तो उसमें क्या नाम फिजिकल एग्जामिनेशन में फिर पता चलेगा उसकी बॉडी, है ना, उसको कॉग्निटिव, है ना, उसकी हेल्थ रिलेटिव जो प्रॉब्लम हो उसकी वजह से अपन को पता चल जाएगा। तो इसका मैनेजमेंट कर क्या 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 हो सकता है ना, डाउन सिंड्रोम का मैनेजमेंट क्या क्या है ना, तो इसमें सबसे पहले बात करें कि डाउन सिंड्रोम है ना, डाउन सिंड्रोम का मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले हम थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें स्पीच थेरेपी ना प्रोवाइड कर सकते हैं, फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, फिर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको स्पीच रिलेटेड एजुकेशन दे सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं, तो काफी थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद बात करें मेडिकल मैनेजमेंट क्या है ना, जिसमें हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, है ना, उसका सर्जरी रिक्वायरमेंट है, तो उसे सर्जरी दे सकते हैं, है ना, उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो थायराइड रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होंगी ना, जैसे T3 और T4 हार्मोन जो भी है, उसमें कुछ एब्नॉर्मलिटीज फंक्शनिंग है ना, तो उसको मॉनिटरिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करके उसके अपन जो ट्रीटमेंट दे सके ना, वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे, है ना, जब हम उसको मतलब देखने और सुनने में जो एब्नॉर्मलिटीज आएगी, है ना, तो उसका अपन पूरा प्रॉपर रूप से उसका डायग्नोसिस उसके फिर वहाँ उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये अपने का इसका मैनेजमेंट है। तो इसके बाद बात करके नर्सिंग रोल क्या क्या रहेगा। नर्सिंग रोल जो भी पेशेंट है उसमें डाउन सिंड्रोम है प्रेजेंट है, 21वें नंबर का क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा कॉपी फॉर्मेशन हो गया, तो उसका अपन एजुकेट करेंगे, है ना, एजुकेट करके उसके मेंटली और साइकोलॉजिकली एंड सोशली सपोर्ट करेंगे, फिर इसको मॉनिटरिंग करेंगे, उसके क्या नाम है मतलब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रहे तो उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, जब हम उसे असिस्ट करेंगे जो मेडिकेशन दे सके उसको मेडिकेशन करेंगे, उसकी जो मल थेरेपी प्रोवाइड करा सके, जिसमें स्पीक थेरेपी हुई, है ना, क्या फिजिकल थेरेपी हुई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुई, तो ये सारी थेरेपी अपन उसको प्रोवाइड कराएंगे, है ना, उसके मेंटली और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब सपोर्ट करेंगे कि ये एब्नॉर्मलिटी ऐसे किया जा सकता है। तो ये नर्सिंग का रोल है। तो क्या नाम है अपना जो सेकंड यूनिट है जेनेटिक्स की वो कंप्लीट हो चुकी है। आपकी ये जेनेटिक्स की सेकंड यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने इस यूनिट में क्या-क्या पढ़ा था? जिसमें सबसे पहले पढ़ा था अपन ने मैटरनल कंडीशन अफेक्टिंग इन डेवलपमेंट, है ना? जिसमें जेनेटिक कंडीशन आ गई और मैटरनल इन्फेक्शन आ गया, है ना? फिर वहाँ इसके बाद आप अपन ने पढ़ा था कि पैरेंटल इन्फ्यूजन क्या होता है और जेनेटिक इन्फ्यूजन क्या होता है ना? इसके बारे में पढ़ा था। फिर वहाँ में कोन्सवांगुनिटी के बारे में पढ़ा था, है ना? कोन्सवांगुनिटी फिर वहाँ में क्या नाम पैरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद फूड एलर्जी के बारे में पढ़ा था। फिर वहाँ में मैटरनल एज के बारे में पढ़ा था। फिर वहाँ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी थेरेपी प्रोवाइड करा सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने इस वीडियो में अपन ने पढ़ा है कि जो पेरेंटल टेस्टिंग है ना? उसके बारे में पढ़ा है। फिर वहाँ इनफर्टिलिटी होती है उसके बारे में पढ़ा है। फिर वहाँ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है उसके बारे में पढ़ा है। फिर वहाँ इसमें डाउन सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ा है ना? तो ये सारी चीज़ें अपन ने इस सेकंड यूनिट में अपन ने पढ़ी है ना? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो इसी मतलब इस यूनिट को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद और जय भारत। टेक केयर, बाय बाय।